दोस्तों, मैं हैरान था कि मेरे दोस्त की माँ अपने घर में मुझे अकेला पाकर मुझसे कैसे लिपट गई। वह मेरे महाराज को अपने मुंह में लेकर लॉलीपॉप की तरह चूसने लगी। आंटी बिल्कुल कश्मीर की कली थी। इतने जोरदार प्रहार को मैं आखिर कब तक रोक पाता। आखिर मैं भी तो एक मर्द था। फिर वासना की ऐसी आंधी चली कि हम दोनों उसमें बहते चले गए। फिर हम दोनों को कुछ भी होश नहीं रहा कि हम दोनों कब अपने हद को पार कर गए। आइए दोस्तों, अब कहानी को विस्तार से सुनते हैं। दोस्तों, यह घटना उस वक्त की है जब मैं केवल 20 साल का था। मेरी एक सब्जी की दुकान थी। मैं अपनी दुकान में हमेशा ताजी और अच्छी सब्जी ही रखता था और मेरा व्यवहार भी बड़ा विनम्र था, जिससे मेरे कई बंधे हुए ग्राहक बन चुके थे। उन्हीं ग्राहकों में से एक था रंजन, जो मेरी ही उम्र का था और उससे मेरी गहरी दोस्ती हो चुकी थी। रंजन के पिताजी रेलवे में नौकरी करते थे और वह एक ऑफिसर थे, मगर कार एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो चुकी थी और कंपनसेशन के माध्यम से रंजन को रेलवे में नौकरी मिल चुकी थी और रंजन की माँ को अच्छा खासा पेंशन भी मिलता था। रंजन अपनी माँ के साथ अपने फ्लैट में अकेला ही रहता था। उसकी माँ 38 साल की थी और बेहद खूबसूरत थी। वह रोज योगा करती थी। उन्हें देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि उनका 20 साल का बेटा भी है। रंजन से मेरी बहुत पुरानी दोस्ती थी। एक बार मुझे व्यवसाय में बहुत घाटा लग चुका था। मेरी सारी पूंजी खत्म हो चुकी थी। ऐसे समय में रंजन की मां ने मुझे पूंजी देकर मेरी मदद की थी। तब से मैं आंटी को अपनी मां की तरह ही पूछता था। हालांकि मैंने उन्हें बाद में पैसा लौटा दिया था। वह हमेशा बोला करती थी कि दीपक, जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तुम बेहिचक मुझे बोलना। आंटी मुझे बहुत मानती थी। मैं भी उन्हें माँ से कम नहीं समझता था। एक दिन जब रंजन सब्जी लेने मेरी दुकान पर आया था तो उसने मुझसे कहा था कि यार दीपक, सामने रविवार को मेरे पिताजी की पुण्यतिथि है और इसी उपलक्ष्य में माँ ने घर पर शाम को एक पूजा का आयोजन रखा है, जिसमें कम से कम 100 लोग खाना खाएंगे, तो तुम्हें उस दिन सुबह से ही रहना है। फिर उसने कहा, मैं तो खाने की तैयारी को देख लूंगा, मगर तू और माँ संग में बाइक से जाकर बाजार जाकर पूजा का सब सामान ले आना, क्योंकि खुद माँ ने ही यह जिम्मेवारी तुम्हें दी है। मैं बोला, यार रंजन, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो यार, मैं रविवार को सुबह तेरे घर पहुंच जाऊंगा। उस दिन मैं अपनी दुकान भी बंद रखा था और ठीक सुबह 8 बजे रंजन के घर पहुंच चुका था। रंजन के कहे अनुसार उस दिन मैं और आंटी नाश्ता वगैरह करके बाइक से बाजार के लिए निकल चुके थे। उस दिन आंटी सलवार सूट में काफी सुंदर दिख रही थी। आंटी बाइक पर दोनों पैरों को फैलाकर बैठी थी, जिससे उनके नारंगी मेरी पीठ से टकरा रहे थे और ब्रेक लेने पर और जोर जोर से और ज्यादा टकरा जाते थे, जिससे मैं बहुत असहज महसूस कर रहा था। हालांकि मैं बहुत चेष्टा कर रहा था कि उनके नारंगी मेरे पीठ से ना टकराए, मगर आंटी इतना सट के बैठी थी कि मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। आंटी बोली, दीपक, तुम्हारे बाइक पर बैठकर आज मुझे तेरे अंकल की बहुत याद आ रही है। तेरे अंकल के संग बाइक पर मैं ऐसे ही चिपक कर बैठा करती थी, क्योंकि मुझे गिरने का हमेशा डर लगा रहता था। हर रविवार को वे मुझे गोलगप्पे खिलाने के लिए बाइक से ही ले जाया करते थे, क्योंकि गोलगप्पे खाना मेरी कमजोरी थी। उनके चले जाने के बाद कितने दिन हो गए मैंने गोलगप्पे भी नहीं खाए। जब भी मैं रंजन से गोलगप्पे खिलाने की बात करती हूँ, वह बिजी रहने के कारण मुझे समय नहीं दे पाता है और कहता है
कि मैं दीपक से बोल दूंगा, वही तुम्हें गोलगप्पे खिलाकर ले आएगा। मैं बोला, आंटी जी, रंजन इसलिए ऐसा कह रहा है क्योंकि वह जानता है कि शाम को मेरी दुकान बंद रहती है। फिर आंटी बोली, तो फिर क्या फायदा, तुम भी तो कभी मुझे गोलगप्पे खिलाने नहीं ले गए। मैं बोला, ठीक है आंटी जी, सामने रविवार को आप तैयार रहिएगा, देखता हूँ आप उस दिन कितने गोलगप्पे खाती हैं। मेरी बात सुनकर आंटी बहुत खुश हुई और कहने लगी, पक्का आओगे तो, भूल तो नहीं जाओगे। मैं बोला, आंटी जी, आप मेरे लिए कितना कुछ किए हैं, तो क्या मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकता हूँ। आप सामने रविवार को शाम को 6 बजे रेडी रहिएगा, मैं जरूर आऊँगा। दूसरे दिन मैंने रंजन को भी फोन करके आंटी के गोलगप्पे की बात बताई थी और उसे भी जाने के लिए कहा था। तो उसने कहा था, यार दीपक, उस दिन मुझे फुर्सत नहीं मिलेगी, तू ही मम्मी को गोलगप्पे खिला कर ले आना। दूसरे रविवार को शाम को 4 बजे आंटी ने मुझे फोन करके पूछा था कि क्या मुझे वादा याद है कि नहीं, कि मैं भूल गया हूँ। मैंने कहा, आंटी जी बिल्कुल याद है, मैं तो खुद आपको फोन करने वाला था। आप रेडी रहिएगा, मैं ठीक 6 बजे आपके घर पहुँच जाऊँगा। उस दिन मैं ठीक शाम को 6 बजे आंटी के घर पहुँच चुका था। उस दिन भी आंटी सलवार सूट ही पहन रखा था और बेहद खूबसूरत दिख रही थी और बेहद खुश भी थी। वह कहीं से भी नहीं लग रही थी कि 20 साल के रंजन की माँ है। आज भी आंटी मेरे पीछे बाइक पर ऐसे ही पोजीशन में बैठी थी कि आज भी उनके दोनों नारंगी मेरे पीठ से टकरा रहे थे और मैं आज भी बहुत असहज महसूस कर रहा था और मैं चाहते हुए भी कुछ कर नहीं पा रहा था, क्योंकि आंटी ने मुझे पहले ही बता दिया था कि बाइक पर उन्हें थोड़ा डर लगता है। उस दिन हम दोनों ने खूब गोलगप्पे खाए थे और साथ में पकौड़ियाँ और मिठाई भी खाई थी। आंटी सभी जगह पैसे दे रही थी, मगर मैंने उन्हें रोक दिया और सभी जगह मैंने ही पेमेंट किया। मैंने कहा, आंटी जी, आपने जो मेरे लिए किया है उसके तुलना में तो यह कुछ भी नहीं है। आंटी ने कहा, शुक्रिया दीपक, तूने आज अंकल की कमी को पूरा कर दिया है। फिर आंटी कहने लगी, पास में ही एक सुंदर पार्क है, चलो थोड़ी देर पार्क में भी बैठते हैं। फिर मैंने मूंगफली खरीदी और पार्क में 1.5 घंटा से भी ज्यादा हम लोग बैठे। फिर आंटी बोली, तुम्हारे अंकल के संग इस पार्क में मैं घंटों बैठा करती थी। फिर वह बोली, तुम्हें पता नहीं है दीपक, आज मैं कितनी खुश हूँ और ये खुशियाँ दोबारा मेरे जीवन में तेरे वजह से आई है। पार्क में बैठे बैठे हम दोनों ने ढेर सारी बातें की। आंटी पढ़ी लिखी थी, इसलिए बहुत गंभीर बातें कर रही थी। उन्होंने कहा, देखो दीपक, जीवन में दुख सुख तो लगा ही रहता है और हर हाल में हमें जीना ही पड़ता है। जीवन जीना भी एक कला है, एक आर्ट है, और जिन्हें यह कला आता है वह दुख के पल को भी सुख में बदल लेते हैं, और जिन्हें यह कला नहीं आती है वे इस सुंदर और अनमोल जीवन को भी सजा मानते हैं और रो रो कर काटते हैं। और हमारा यही सोच विचार हमारे स्वास्थ्य को डायरेक्ट प्रभावित करता है। तुम चाहे जितना भी पौष्टिक आहार क्यों ना ले लो, अगर तुम चिंता से ग्रस्त हो तो तुम स्वस्थ जीवन का लाभ कभी नहीं उठा सकते हो। और इंसान चाहे जितना भी पैसा क्यों ना कमा ले, अगर वह अस्वस्थ है तो इस सुंदर संसार का भरपूर मजा नहीं ले पाएगा। इसलिए इंसान का सबसे बड़ा धर्म है उसके स्वास्थ्य का रक्षा करना। मैं मौन होकर आंटी की सारी बातें सुनते जा रहा था और सोच रहा था कि जीवन में कितना कुछ सीखना बाकी है। मैं सोचने लगा कि हम कमाते तो हैं जीने के लिए और हमें जीना ही नहीं आता है। आंटी की बातों से मैं मंत्रमुग्ध हो चुका था। मैंने कहा, आंटी जी, आपके अंदर तो ज्ञान का भंडार है। आप जब बोलती हैं तो ऐसा लगता है कि बस सुनते ही जाओ। आंटी जी, आज से मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ। आज से आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। आंटी ने कहा, मैं तुम्हें शिष्य नहीं बल्कि अपना दोस्त बनाना चाहती हूँ, क्योंकि हर इंसान के पास एक ऐसा दोस्त होना
चाहिए जिसे वह दिल खोलकर अपना सब कुछ बताकर अपने मन को हल्का कर सकता है। अगर तुम्हें मेरी दोस्ती स्वीकार है तो मुझसे हाथ मिलाओ, मगर एक वादा के साथ कि अगले रविवार को भी हम लोग गोलगप्पे खाने के लिए यहाँ आएंगे, मगर उस दिन पूरा पेमेंट मैं करूँगी। मैंने खुशी खुशी आंटी से हाथ मिलाया। उनकी बातों में बड़ा आकर्षण था। मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं एक 38 साल की महिला से बात कर रहा हूँ। लग रहा था जैसे मैं अपनी एक गर्लफ्रेंड से बात कर रहा हूँ। घर लौटते समय भी उनके नारंगी मेरी पीठ से टकरा रहे थे, मगर इस बार पहले की तरह मैं असहज महसूस नहीं कर रहा था, बल्कि बड़ा रिलैक्स महसूस कर रहा था। और उनके बदन की खुशबू भी अब मुझे अंदर तक अच्छा लग रहा था। वह सुंदर तो थी ही, उनके अंदर अजीब आकर्षण भी था। हम लोग अब दोस्त बन चुके थे और मोबाइल पर ही घंटों बतियाते रहते थे। दूसरे रविवार को भी हम लोग गोलगप्पे खाने के लिए निकले थे और फिर उसी पार्क में घंटों बातें कर रहे थे। उस दिन आंटी ने कहा था, देखो दीपक, अब हम लोग दोस्त बन चुके हैं, इसलिए हम लोग किसी भी विषय पर खुलकर निसंकोच बात कर सकते हैं। फिर उन्होंने कहा, आज मैं एक ऐसी गुप्त विषय पर से पर्दा उठाने जा रही हूँ जो इंसान के स्वास्थ्य से डायरेक्ट संबंध रखता है। मैं बोला, वह कौन सा विषय है आंटी जी, आप जल्दी बताइए। वह बोली, वह विषय है रोमांस एंड सेक्स। फिर उन्होंने कहा, इंसान जितना खुलकर सेक्स करेगा उतनी ही वह स्वस्थ रहेगा और यंग भी दिखेगा। उन्होंने कहा, तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि विदेशों में कई जटिल रोगों का इलाज सेक्स द्वारा किया जाता है, मगर दुर्भाग्य की बात है कि इतना इम्पोर्टेंट विषय जो हमारे जीवन का अहम हिस्सा है, उसी पर डिस्कस करना हमारे समाज में गंदी नजरों से देखा जाता है। हम लोग बात कर रहे थे, तभी अचानक एक कुल्फी वाला हमारे पास कुल्फी बेचने आता है और हम लोग 2 कुल्फी लेते हैं। कुल्फी खाते खाते मैं सोच रहा था कि इतना जटिल विषय को कैसे आंटी मेरे समक्ष बिल्कुल आसानी से रख दी। मैं तो उनकी हर एक बातों का मुरीद बन चुका था। मैं हैरान था कि सेक्स जैसे विषय पर भी आंटी कितना कुछ जानती है। फिर आंटी ने कहा, एक स्वस्थ शरीर के लिए जितना भोजन जरूरी है उतना ही सेक्स भी जरूरी है, चाहे वह लेडीज हो या जेंट्स। मैंने कहा, आंटी जी एक बात आपसे पूछें, आप बुरा तो नहीं मानेंगी? उन्होंने कहा, तुम्हें जो भी कहना है खुल कर कहो, मैं तुम्हारी कोई भी बात का बुरा नहीं मानूंगी। मैंने कहा, अब अंकल तो नहीं रहे, फिर आपकी जरूरत कैसे पूरी होगी? मेरे सवाल का जवाब जो उन्होंने दिया वह सुनकर मैं बिल्कुल हैरान था। उन्होंने तपाक से मुझे कह दिया कि इसीलिए तो मैंने तुम्हें अपना दोस्त बनाया है। मैंने कहा, आंटी जी आप क्या बोलती हैं? आप मेरे दोस्त की माँ हैं, क्या ऐसा करना मेरे लिए गलत नहीं होगा? उन्होंने मुझे उदाहरण देकर समझाया, देखो दीपक, हम जानते हैं कि हमारे धर्म और संस्कार में शराब गलत है, पर फौज को खुद गवर्नमेंट शराब उपलब्ध करवाती है, क्यों? फिर फौज को ऐसी ट्रेनिंग भी दी जाती है कि अगर वह कभी विकट स्थिति में फंस जाता है, जहां उनका खाना पीना सब शेष हो जाता है और उसके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं बचता है, तो वे अपने जीवन रक्षा के लिए ऐसी चीजों का भी सेवन कर लेते हैं जो उनके धर्म और संस्कार के विरुद्ध हैं। उस समय उनका सिर्फ एक ही धर्म होता है कि वह किसी भी तरह अपना जीवन का रक्षा करे। उन्होंने इतना तगड़ा तर्क दिया कि मैं उनकी बातों को काट नहीं सका। उस दिन घर लौटते समय वह मेरे बाइक पर एक गर्लफ्रेंड की तरह बैठी थी, मगर अब उनके नारंगी मेरे पीठ से टकराना मुझे अच्छा लगने लगा था। वह बिल्कुल कश्मीर की कली की तरह लग रही थी। उनके बदन की खुशबू को मैं अंदर तक महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने मुझे हिप्नोटिज्म कर दिया हो। उसके 3 दिन बाद शाम को 7 बजे आंटी ने मुझे फोन किया था और फोन पर उन्होंने कहा, दीपक देखो ना, पंखा नहीं चल रहा है, आकर जरा
ठीक कर दो ना प्लीज। मैं उस दिन आंटी के घर गया था। उस दिन आंटी बेहद खूबसूरत दिख रही थी। मैंने पंखे के प्लग को चेक किया तो उसका एक प्लग निकला हुआ था, जिसे मैंने ठीक कर दिया और पंखा चलने लगा। मगर जब मैं तार को ठीक कर रहा था तभी मुझे शक हुआ कि तार खुद नहीं टूटा था बल्कि उसे तोड़ा गया था। मैं पंखे को ठीक करके दीवार के सहारे खड़ा था। मैंने कहा, लीजिए आंटी जी, आपका पंखा ठीक कर दिया। वह मेरे कंधे पर अपने दोनों हाथ रख दिए और मुझसे कहने लगी, और मुझे कौन ठीक करेगा। फिर वह मेरे होठों पर अपनी उंगलियां चलाने लगी। मैंने कहा, आंटी जी, रंजन का आने का समय हो गया है, वह देखेगा तो क्या कहेगा। वह बोली, रंजन 2 दिन के लिए अपने मामा के घर गया हुआ है, उसके मामा ने उसे बुलाया था। फिर वह मुझसे लिपट गई और होठों पर चुम्बन का बौछार करने लगी। अब इतने जोरदार प्रहार को मैं कब तक संभाल पाता। आखिर मैं भी तो एक मर्द था। उस रात वासना की ऐसी आंधी चली कि हम दोनों उस आंधी में बहते चले गए। फिर आंटी ने कहा, मुझे पता है तुम कुछ शर्मा रहे हो और मुझे भी थोड़ी शर्म आ रही है, इसलिए मैंने इसकी भी दवा ला के रखी है। फिर उन्होंने एक विस्की की बोतल निकाला और हम लोगों ने 2-2 पैक मार लिया। फिर हम दोनों को कुछ भी होश नहीं रहा कि कब हम दोनों अपने हद को पार कर गए। वह इतनी प्यासी थी कि उसने मुझे रात भर सोने नहीं दिया। सुबह में आंटी बहुत संतुष्ट नजर आ रही थी और मुस्कुरा भी रही थी, मगर मैं उनसे नजरें नहीं मिला पा रहा था। दोस्तों, इसके आगे भी कई रोमांटिक कहानियाँ आपका इंतजार कर रही हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप उसका भी मजा ले सकें। तब तक के लिए आपको शुक्रिया और धन्यवाद।